हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पे अपने जो नया पेपर स्टार्ट किया है न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ्स में, देखो उसमें क्लास नंबर आज 4 हो गई और आप सभी ने आशा करता हूँ कैलकुलेटर खरीद लिया होगा, और वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो आज की क्लास में चलो आज का मौका और देते हैं आपको, ठीक है, टाइम देते हैं आज का। कल की क्लास जो होगी उसमें आप सभी के पास में यहाँ पे कैलकुलेटर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यानी कि कैलकुलेटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है इसके अंदर। बिना कैलकुलेटर के आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन आपको याद हो तो उसके अंतर्गत आप बताया कि बिना कैलकुलेटर के आप उस कैलकुलेशन को जल्दी सोल्व नहीं कर सकते हो। और इस प्रकार यदि आप यहाँ पे उसको सोल्व करने बैठ गए तो एग्ज़ाम में 3 घंटे की जगह 10 घंटे का टाइम भी आपको दे दिया जाएगा, तो आप पूरा पेपर नहीं कर पाओगे एनए का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आज का जो लेक्चर है मतलब छोटा रहेगा, क्योंकि डेली वीडियो आ रही है ना, इस चक्कर में डेली अपन अपलोड करते हैं तो बच्चों को लगता है कि हाँ भाई डेली अपलोड हो रही है और कोर्स अपना सिलेबस जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए मैं डेली कर रहा हूँ। लेकिन वही बात है, मैं यहाँ पे आप सभी का जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आप पे आज का टाइम और है, उसको मंगा लेना। कल से लेक्चर में यहाँ पे मैं भी साथ के साथ वहाँ पे कैलकुलेशन को सोल्व करूँगा और आप भी फटाफट कर देना, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस यदि साथ में करेंगे, प्रैक्टिस साथ में करेंगे तभी जाके आपका यहाँ पे काम हो पाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वही बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एनए के अंतर्गत न्यूमेरिकल एनालिसिस में यहाँ पे हमारे पास में यदि कैलकुलेटर चलाना आपको ढंग से नहीं आया तो भी आप वहाँ पे पेपर को पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने अगर ध्यान से बिल्कुल जैसे मैं बताऊंगा वैसे अगर आपने यहाँ पे कैलकुलेटर को चलाना सीख लिया तो फिर आप ये मान लो कि आपका जो काम है बहुत ही आसान हो जाएगा यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस में, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है अपना, देखो आज अपन सेकंड मेथड पढ़ेंगे। मेथड नंबर है हमारे पास, जो देखो हमने यहाँ पे जितने भी मेथड है ना अपने पास से, ये जकोबी है, और आज अपन पढ़ेंगे गॉस सीडल है, उसके बाद में गॉस सीडल में भी फिर वहाँ पे अपन विस्तार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो दूसरा मेथड है, यहाँ पे हमारे पास में जो दूसरा मेथड है गॉस सीडल विधि, आज उसको पढ़ेंगे अपन। और यहाँ पे देखो मैं बात करता हूँ, अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि इन मेथड को सीख लेते हैं, और मेथड्स को सीखने के बाद में फिर इनके लगातार क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। गॉस सीडल विधि करेंगे आज अपन। तो यहाँ पे गॉस सीडल विधि कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पे अपन ने हेडिंग डाल ली है गॉस सीडल विधि, और ये सेकंड विधि है, आपको पता है हमारे पास फर्स्ट हमने जकोबी पढ़ ली है। तो ये इम्पोर्टेंट है, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया है क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, चाहे हमारे पास में 8 नंबर का क्वेश्चन जकोबी विधि से भी आ सकता है। एक क्वेश्चन आएगा और एक थ्योरम का स्टेटमेंट आ जाए, मान लो, मतलब ये हमारे पास जो मेथड है आ जाए। और यदि हमारे पास में गॉस सीडल विधि आती है तो यहाँ पे भी 8 नंबर का आ सकता है, एक इसका क्वेश्चन आ सकता है, और एक हमारे पास में गॉस सीडल विधि आ जाए। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 8 नंबर का हमारे पास यूनिट नंबर 4 है। और देखो पिछली लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर हमारी जो क्लास नंबर 3 थी उसके अंतर्गत मैंने यहाँ पे यूनिट नंबर 5 लिख दिया था, तो उसको मिस्टेक को सही कर लेना। वो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक मैंने बोल भी दिया था, यूनिट नंबर 5 है वो 4 थी, ठीक है, उसको आप सही कर लेना। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो गॉस सीडल विधि क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अब अपन समझेंगे गॉस सीडल विधि होती क्या है। मैंने यहाँ पे आपको जकोबी जब समझाई थी तो मैंने आपको कहा था कि ये जकोबी जो विधि है हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में वैल्यूज़ को, मतलब क्या है कि बिल्कुल सटीक वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे जकोबी भाई साहब ने कुछ प्रयास किया और जकोबी मेथड को वहाँ पे प्रोवाइड करवाया। और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वहाँ पे कि 20/3 करते हैं तो वहाँ पे जो वैल्यू निकलती है उसको एकदम सटीक वैल्यू और यहाँ पे बिल्कुल एकदम क्लियर वैल्यू प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ये मेथड अपन पढ़ रहे हैं। वहाँ पे सबसे पहले अपन ने जकोबी पढ़ा था, तो जकोबी में हमने देखा कि किस प्रकार हमने वहाँ पे वैल्यू निकाली थी। उसी प्रकार यानी कि कहेंगे बिल्कुल डिट्टो प्रोसेस करेंगे पर गॉस सीडल विधि के अंतर्गत। लेकिन जो गॉस सीडल विधि है ये हमारे पास में जकोबी का एक कह सकते हैं अपग्रेड वर्जन कह सकते हैं अपन, मतलब जो अपने जकोबी पढ़ी है उसका अपग्रेड वर्जन है गॉस सीडल विधि है।
इसके अंतर्गत जो वैल्यू आएगी और भी अच्छी तरीके से हमें मिलेगी, मतलब और भी हमें प्योर वैल्यू मिलेगी, शुद्ध मिलेगी, ठीक है, यानी कि और भी अच्छी वैल्यू यहाँ पे अपन को मिलेगी। लेकिन अब बात करते हैं इसका जो प्रूफ करेंगे अपन, गॉस सेडल विधि का जो तरीका है, मेथड है, वो बिल्कुल अपनी बात करते हैं जो हमारे पास में जैकोबी था उसी प्रकार करेंगे। मतलब वहाँ तक यहाँ में जो माइनर चेंज होंगे, यहाँ पे जो परिवर्तन होगा वो होगा हमारे पास में प्रथम सन्निकटन, द्वितीय सन्निकटन, इनमें कुछ परिवर्तन करेंगे और वहीं पे हमारे पास में गॉस सेडल विधि है वो बेस्ट बन जाती है इस मेथड को सोल्व करने के लिए, ठीक है। यानी कि वैल्यूज़ को और भी सही प्राप्त करने के लिए गॉस सेडल विधि है वो हमारे पास जैकोबी जो मेथड है उससे काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका अपन क्या कर देते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं, मतलब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो वही बात है, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल वही हमें लेट करना पड़ेगा और माना, ठीक है, लेट करते हैं माना। क्या मानते हैं, माना हमारे पास में क्या है भाई, n चरों पर समीकरण निकाय। अब n चरों पर समीकरण निकाय का मतलब क्या है कि हमारे पास में n तो हमारे पास समीकरण है और n ही हमारे पास में चर मौजूद हैं, उनके आधार पर देखो वही जो हमने जैकोबी में किया था वो का वो प्रोसेस करेंगे। शुरुआत में जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल जैकोबी वाला चलेगा, वहाँ पे जो चेंज आएगा वहाँ पे समझेंगे अल्टीमेट तरीके से, लेकिन जहाँ तक स्टार्टिंग है वहाँ तक तो लिखें। तो जल्दी जल्दी लिखो और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना कि हमने यहाँ पे देखो ये दूसरे कलर से लिखे हैं तो आपको कैसे दिख रहे हैं, एकदम मतलब ये शानदार दिख रहे होंगे आपको अल्टीमेट तरीके से, ठीक है। तो कुछ परिवर्तन करते रहते हैं, आपको पता है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे ही चेंज होगा और आपके लिए बेस्ट देने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आपने जैकोबी पढ़ ली है, तो जैकोबी जो हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे क्या लिखा था, हमारे पास में n समीकरण निकाय लिखा था, तो उसको जल्दी से जल्दी लिख दो यहाँ पे, क्योंकि वो आपको याद हो चुका होगा। तो यहाँ पे फटाफट लिख दो उसको। मैं यहाँ पे आपको नहीं समझाऊंगा कुछ भी, क्योंकि मैंने आपको पूरा समझा दिया है जैकोबी के अंतर्गत। a11 x1 प्लस में a12 x2 प्लस में a13 x3 डॉट डॉट चलेंगे आगे की तरफ, ठीक है, और a1n डॉट में xn बराबर में b1 है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे a21 डॉट में x1 प्लस में a22 x2 प्लस में a23 x3 और डॉट डॉट करते हुए चलेंगे आगे की तरफ, और यहाँ पे आएगा a2n डॉट में xn बराबर में b2। उसी प्रकार देखो यहाँ पे a31 डॉट में x1 प्लस में a32 और यहाँ पे x3 प्लस में यहाँ पे a33 x3 डॉट डॉट वहीं पे वही a3n डॉट में xn बराबर में b3। और यहाँ पे गलती से जल्दी जल्दी में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना अपने हिसाब से, इतना तो कॉमन सेंस आप में होगा ही, वो तो अपन को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कहाँ चलते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं, इसी प्रकार आगे की तरफ, और हम लिख देते हैं यहाँ पे सीधा n बटम। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो a n1 डॉट में x1 प्लस में a n2 x2 आएगा ना यहाँ पे, अब देखो गलती हो गई ना, यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे, तो ये x2 आएगा, प्लस में यहाँ पे देखो a n3 x3 डॉट 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 अपन यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे a n डॉट में xn बराबर में bn। तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में n समीकरण निकाय है, और इसमें हमने क्या लिखा था नीचे की तरफ, देखो इसको नीचे कर देते हैं, और हमने यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लिखा था, याद करो मैंने यहाँ पे बताया था कि हम यहाँ पे जो समीकरण निकाय है इसके अंतर्गत अधिकतम संख्यात्मक गुणांक वाले विकर्ण अवयव के लिए यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं। तो वो कैसे कहानी थी, वो कहानी इस प्रकार थी कि हम यहाँ पे देखो जो x1 का मल्टीप्लाई a11 है, x2 का जो गुणांक है, और यहाँ पे जो x3 का गुणांक है, यानी कि अपन विकर्ण अवयव के लिए सॉल्व करते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे जो जैकोबी में किया था वो काम यहाँ पे करेंगे, किसमें, गॉस सीडल विधि के अंतर्गत। तो यहाँ पे अपन बाकायदा लिखेंगे कि दिए गए, क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को अधिकतम संख्यात्मक गुणांक, मैक्सिमम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, अधिकतम संख्यात्मक गुणांक
संख्यात्मक गुणांक वाले विकर्ण अवयव के लिए, वाले विकर्ण अवयव के लिए, विकर्ण अवयव के लिए हल करने पर। अब ये क्यों लिखा है, इसका कारण अपन ने पहले दे दिया है। और कारण क्या दिया है, साफ सी बात है कि ये जो काम किया था ये ना अपन को पता है ना किसी और को पता है, ये सिर्फ पता है किसको, जो जैकोबी भाई साहब है उनको पता है, क्योंकि उन्होंने ही इस प्रकार का मेथड अपनाया था इसको सोल्व करने के लिए। बस इसके अलावा आप किसी से भी टीचर से पूछ लेना, अगर आपको और कोई आंसर मिल जाए तो ये आंसर बोलेगा, सभी टीचर बोलेंगे कि ये जो मेथड है यहाँ पे, ये जो अपने पास विकर्ण अवयव का जो मेथड है ये हमारे पास में वैज्ञानिक ने अपनाया था, तो अपन इसको यहाँ पे बता देते हैं और यहाँ पे सिंपली सिखा देते हैं कि यहाँ पे जो वैज्ञानिक था उसने यही जो मेथड था उसको उपयोग में लिया था, तो बात बराबर है। तो यहाँ तक अपन को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने आपको जैकोबी में बिल्कुल समझा दिया था। और इसके बाद में भी जैकोबी में देखो हम क्या निकालेंगे, x1 का मान निकालेंगे, x2 का निकालेंगे, x3 का निकालेंगे और xn का मान निकालेंगे। वहाँ तक जैकोबी में जो किया था बिल्कुल डिटो प्रोसेस करेंगे। तो आगे चलें, अगले पेज हम चलते हैं, वहाँ से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो यहीं बस वही काम करेंगे, यानी कि वही जैकोबी वाला काम जो जैकोबी में किया था वही करेंगे। अब यहाँ पे वही x1 का मान निकालेंगे। तो x1 का मान किस प्रकार निकाला था बताओ भाई, वही 1/a11 और हमारे पास में देखो b1 माइनस का a12 x2। अब ये तो देखो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, अब इसमें याद करने की कोई बात तो है नहीं, अपन को सिंपल इक्वेशन से वैल्यू उठानी है और यहाँ पे जो x1 का जो गुणांक था उसका भाग लगा देना है और यहाँ पे सारे टर्म्स यहाँ पे RHS में आ गए, सिंपल सी बात है। उसी प्रकार देखो x2 का मान कितना आएगा 1/a22, ठीक है। और यहाँ पे कितना है b2 माइनस का a21 डॉट में x1 माइनस का a23 x3, यहाँ पे डॉट डॉट आएगा और a2n xn आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे x3 की बात करें तो 1 में कितना आ जाएगा a33 और यहाँ पे ब्रैकेट में b3 माइनस का यहाँ पे कितना आएगा देखो तो a31 x1 माइनस का a32 x। फिर यहाँ पे अपन बात करें तो देखो यहाँ सही है, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे x2 आएगा, ठीक है। और प्लस में डॉट डॉट बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a3n xn और आगे चलें इसी प्रकार नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या है देखो ये आ जाएगा xn इज इक्वल टू में 1/a nn और अंदर आएगा bn माइनस का कितना आएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा an1 x1 माइनस का an2 x2 माइनस का डॉट 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 a। अब देखो ये कहानी मैंने आपको समझा दी थी कि यहाँ पे हमने देखो xn निकाला है, तो xn के लिए यहाँ पे एक उससे पहले वाला टर्म्स था उसको अपन को निकालना पड़ेगा। तो ये कितना आया था बताओ, ये अब मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा। अब यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमने पिछला लेक्चर नहीं लिया है, तो अब ये यहाँ पे देखो बेटा वो आपको ये समझ में भी नहीं आएगा, साफ सी बात है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था ये काम। तो एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको इसमें कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक हमने जो पीछे वाला मेथड समझा था वो का वो यहाँ पे बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ तक कुछ भी यहाँ पे बदलाव नहीं किया है। सिंपल x1 x2 x3 xn का मान निकाला है और यहाँ पे रख दिया है, और ये पूरा काम मैंने आपको कल बता दिया था। और बताने की बात है क्या इसमें बताओ, यहाँ पे हमने x1 का मान निकाला है तो जो हमारे पास इसका जो गुणांक था उसका भाग लगा दिया और सारे टर्म्स RHS में आ गए। उसी प्रकार x2 x3 और xn में किया है। अब आता है हमारे पास में जो गॉस सीडल हमारे पास जो मेथड है उसमें जो परिवर्तन हुआ है, उसके अंतर्गत जो परिवर्तन हुआ है वो यहाँ से हुआ है, क्योंकि जैकोबी में और गॉस सीडल में जो मुख्य डिफरेंस आएगा वो अब आएगा, क्योंकि अब तक तो बिल्कुल सेम चला है भाई, अब तक तो बिल्कुल सेम काम हुआ है। बताओ भाई, तो एक बात अब यहाँ पे स्टार्ट होती है और वो होती है यहाँ पे अपन क्या निकालते हैं इसके बाद में, देखो अपन यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं प्रथम सन्निकटन। एक पॉइंट को समझ लो आप, प्रथम सन्निकटन समझ लो, बाकी पूरा अपना समझ में आ जाएगा। प्रथम सन्निकटन को समझो एक बार आप, तो प्रथम सन्निकटन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को समझो।
अब यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, एक बात सभी बताएंगे, प्रथम सन्निकटन के अंतर्गत यहाँ पे अपन x1 का मान कैसे निकालते थे भाई? x1 का जो मान है वो कैसे निकालते थे, किसके अंतर्गत? जकोबी के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे देखो हम कैसे निकालते थे कि प्रथम सन्निकटन के अंतर्गत हम यहाँ पे देखो x1 का जो मान था उसको निकालते थे कैसे? b1 में a11 निकालते थे। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे अपन जकोबी के अंतर्गत भी x1 का जो मान है वो b1 में a11 निकालते थे, और यहाँ पे अपन गॉस सीडल में भी ऐसे ही निकालेंगे। लेकिन ध्यान से सुनो, क्या कहा मैंने? सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। x2 का जो मान था वो कैसे निकाला था, किसमें? जकोबी के अंतर्गत। बताओ भाई, x2 का जो मान निकाला था वही इसी प्रकार b2 में a22। फिर x3 का जो मान निकाला था वो कैसे निकाला था? b3 में a33। यानी कि हमने क्या किया था? यानी कि हमने यहाँ पे, सुनो ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। ये आपको समझ में आया, क्योंकि हमारे पास में जो डिफरेंस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने क्या कहा कि हमारे पास में जो जकोबी विधि थी उसके अंतर्गत जो वैल्यू निकली थी वो कैसी थी कि हमने वहाँ पे सबसे पहले प्रथम सन्निकटन के अंतर्गत x1, x2, x3, xn का जो मान था हमने कैसे निकाला था? b1 में a11, b2 में a22, b3 में a33। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है? लेकिन फिर वहाँ पे हमने क्या किया था? वहाँ पे हमने सारे प्रथम सन्निकटन की जो वैल्यू थी वो सारी वैल्यू एक साथ निकाली थी। फिर उसके बाद में द्वितीय सन्निकटन के अंतर्गत उसका उपयोग किया था। अब ये बात मेरे हिसाब से आप में से 100% बच्चों को समझ में नहीं आई, मतलब एक को भी समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ समझाया भी नहीं है। तो ये मैं फालतू बोल रहा हूँ क्योंकि आपके समझ में आएगा नहीं, अब आएगा आपके समझ में, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे x2 है, ठीक है भाई? हमने जकोबी में x1 बराबर में b1 में a11 निकाला था, इसी प्रकार निकाला था, और गॉस सीडल में भी हम ऐसे निकालेंगे। लेकिन प्रथम सन्निकटन में जब अपन गॉस सीडल की बात करते हैं x2 की, यहाँ पे x, यहाँ पे ऊपर 1 तो लगाओ, फिर x2 का 1, यहाँ पे x1 का 1, और ये हमारे पास में क्या है? x2 का 1। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से जो मुख्य डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जकोबी में क्या किया था? जकोबी के अंतर्गत हमने प्रथम सन्निकटन पूरा निकाला था, उसके बाद में द्वितीय सन्निकटन के अंतर्गत प्रथम सन्निकटन का उपयोग किया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देखो हमने x1 का मान अब निकाल लिया है भाई, x1 फर्स्ट का यहाँ पे मान निकाल लिया है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? इसका जस्ट अभी उपयोग कर लेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? देखो x2 हमारे पास में क्या है? 1 में a22 है, 1 में a22, b2 माइनस का a21 x1 है। अब एक बात मुझे आप बताओ, एक बात सभी बच्चे यहाँ पे बताएंगे कि हमने यहाँ पे x1 का फर्स्ट निकाल लिया है या नहीं निकाला है? सभी बोलेंगे एक साथ। सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो इस बात को कि हमने यहाँ पे जो x1 का जो फन अर्थात x1 का प्रथम सन्निकटन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लिया है या नहीं निकाला है? सभी बोलेंगे एक साथ। तो सभी का आंसर होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे हमने निकाल लिया है x1 का प्रथम, तो यानी कि x1 का 1 हमने यहाँ पे b1 में a11 निकाल लिया है। तो अब क्या करेंगे? अब इसका उपयोग करेंगे अपन x2 का निकालने के लिए। लेकिन जबकि अपन जकोबी विधि में क्या करते थे? जकोबी में अपन ये करते थे कि हमने प्रथम सन्निकटन का पूरा x1, x2, x3 सभी का मान हमने कांस्टेंट के रूप में फाइंड किया था, और कांस्टेंट के रूप में फाइंड करने के बाद में जब द्वितीय सन्निकटन निकाला था उसके अंतर्गत प्रथम सन्निकटन का उपयोग किया था। आई बात समझ में? आई बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से तो आ गई, मेरे हिसाब से तो सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई। तो तभी तो यहाँ पे हमारे पास में जो गॉस सीडल है वो हमारे पास में जकोबी से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी, जो रिजल्ट आएगा वो जकोबी से बेहतर आएगा। क्योंकि यहाँ पे अपन क्या करेंगे? जब x1 का मान निकाल लिया तो x1 का मान निकालने के बाद में जब x2 का निकालेंगे तो x2 में अपन x1 का उपयोग कर लेंगे। बस यही कहानी थी, यही समझाना था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो 1 में a22 है, और यहाँ पे क्या है? b2 माइनस का क्या है? a21, और यहाँ पे क्या है? x1 है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? x11 का मान हमने निकाल लिया है,
तो यहाँ पे 1 लगा दो, यानी कि ये बन गया हमारे पास में x2 बन गया। यानी कि गॉस सीडल विधि के अंतर्गत हमने जिसका मान निकाल लिया है, ये देखो अब क्वेश्चन में अपन ने देखो x1 का मान निकाल लिया है, तो बस x1 का जो मान निकाल लिया है उसको अपन x2 में उपयोग कर लेंगे। यानी कि देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारा गॉस सीडल विधि के अंतर्गत। तो ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? तो देखो उसी प्रकार देखो x3 निकालेंगे। अब x3 1 का जो मान है वो जकोबी में कैसे निकाला था? जकोबी विधि के अंतर्गत तो हमने सिंपल देखो क्या कर दिया था, b3/a33 कर दिया था, सिंपल सा ये काम किया था, ठीक है। और हमारे पास में x3 1 का मान आ गया था, x3 1 का मान आ गया था। लेकिन यहाँ पे अपन गॉस सीडल में क्या करेंगे, यहाँ पे वह देखो 1/33, ठीक है। और हमारे पास में क्या है b3 माइनस का देखो a31 और x11 का मान हमने निकाल लिया, बिल्कुल सही है। माइनस का a32 आएगा यहाँ पे, और x21 का भी मान हमने निकाल लिया, देखो a रहा है x21, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू है वो जकोबी से बेहतर आएगी, जकोबी से भी यहाँ पे क्लियर वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने x1 का मान निकाला और x1 का जस्ट x2 के अंतर्गत ही उपयोग में ले लिया, और x2 का और x1 का मान x3 में काम आ गया। उसी प्रकार अगर हम बात करें, उसी प्रकार यदि अपन बात करें आगे की अपन बात करें, यानी कि अपन xn1 वाले की, यानी कि हम बात करते हैं किसकी, xn1 वाले की बात करते हैं, तो इसका क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा बताओ भाई, बताओ सारे बोलेंगे एक साथ बोलेंगे 1/ann। अब देखो अब एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे सभी बताएंगे, यहाँ पे bn ऐसे कैसे, ठीक है, ये रहा bn ऐसे कैसे, फिर उसके बाद में देखो माइनस का an1 और मल्टीप्लाई में क्या है x1। अब एक बात मुझे बताओ, ऊपर की साइड में हमने यहाँ पे जितनी भी देखो ये सारी वैल्यूज हैं, इनका अपन ने यहाँ पे प्रथम सन्निकटन का मान निकाल लिया है या नहीं निकाला है, सभी बोलेंगे। तो आप ये कहोगे कि हाँ भाई सर, हम यहाँ पे इन सभी की देखो ये हमारे पास में x1 x2 x3 इन सभी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। तो फाइंड कर ली है तो मेरे को एक बात बताओ, एक बात आप मुझे बताओ, तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे x1 का मान निकालने के लिए जितने भी टर्म्स देखो x1 का 1 x2 का 1 और जब जितने भी x3 x4 आगे तक जितने भी यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास में xn से पहले का टर्म है, यानी कि इन सभी का हमने प्रथम सन्निकटन निकाल लिया है। तो यहाँ पे इसका मान यहाँ पे पुट कर देंगे, साफ सी बात है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बाद में माइनस का देखो a हमारे पास में ये क्या है हमारे पास में ये हमारे पास में an, ठीक है, और x2 का फर्स्ट ये हमने निकाल लिया है। तो यानी सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा डॉट डॉट हमारे पास में, और क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा an माइनस का 1, ठीक है, और xn माइनस 1 का भी फर्स्ट ये हमने निकाल लिया होगा। यहाँ पे देखो डॉट डॉट निकाला है ना भाई, डॉट डॉट हमने क्यों किया है, डॉट डॉट इसलिए तो किया है क्योंकि ऊपर के इसी प्रकार हमने आगे के जितने टर्म्स बचे हुए हैं बीच में वो सभी हमने निकाल लिए। अब सभी हमने निकाल लिए तो जो लास्ट वाला टर्म है देखो हमारे पास में जो लास्ट वाला टर्म बचेगा ये वाला, तो लास्ट वाले टर्म्स के अंतर्गत ऊपर जो निकाल लिए वैल्यू वो सारे काम में आ जाएंगे, देखो ये काम आ रहे हैं। तो ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना, इसको पकड़ने की कोशिश करो, इसको थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करो, क्योंकि ये हमारे पास मेन पॉइंट है। आपको समझ में आया या नहीं आया सभी बोलेंगे एक साथ, सभी बोलेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि समझ में आ गया सर। चलो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा कम ही समझ में आया होगा यार, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा है, ठीक है। कई बच्चों को तो आ गया होगा भाई, देखो हाँ मैं आशा करता हूँ क्योंकि मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पे 100 में से 80% बच्चों को समझ में आ गया, लेकिन 20% को अभी भी समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, भूल जाओ, मैं छुपा लूँगा इसको, देखो ये छुपा लिया, भूल जाओ इसको, भूल जाओ, दोबारा पढ़ते हैं, देखो आ जाओ। अब आप सोच लो कि हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता है, सभी बच्चे सोचेंगे कि हमें कुछ नहीं आता है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। प्रथम सन्निकटन है, ठीक है भाई साहब, हमने देख लिया प्रथम सन्निकटन है, मतलब ऐसे करा दूंगा इसको, जब मैं खत्म करूंगा ना इसको पूरे को उंगलियों में रटा दूंगा, ऐसे उंगलियों में रटा दूंगा, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रथम सन्निकटन है, तो प्रथम सन्निकटन की जो वैल्यू थी वो जकोबी में कैसे निकाली थी, याद करो। जकोबी में हमने कुछ नहीं किया था कि सर हमने यहाँ पे जकोबी में x1 x2 x3 की सारी वैल्यू सब किस में आई थी, कांस्टेंट में आई थी, यानी कि b1/a11 b2/a22 b3/a33। तो
आपने कहा कि मैंने कहा बिल्कुल सही बात है कि आपने यहाँ पे जैकोबी में इसी प्रकार यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यू निकाली थी। और मैंने आपसे ये कहा कि आपने जैकोबी के अंतर्गत प्रथम सन्निकटन का जो उपयोग है वो कहाँ किया था। तो आप कहोगे कि सर हमने प्रथम सन्निकटन का उपयोग द्वितीय सन्निकटन यानी कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए वहां पे किया था। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे गॉस सीडल में क्या है, गॉस सीडल के अंतर्गत हम यहाँ पे x1 का मान निकालेंगे किस प्रकार, b1/a11 यानी कि x1 का मान तो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब जैसे जैकोबी में निकलता उसी प्रकार यहाँ पे भी गॉस सीडल में भी x1 का मान उसी प्रकार निकालेंगे। लेकिन x2 का जो मान निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 1/a22 b2, और यहाँ पे देखो ऊपर देखो यहाँ पे क्या है b2 माइनस का a21 x1। तो हमने ऊपर की तरफ x1 का मान निकाल लिया है, तो हम x1 का मान उपयोग कर लेंगे और x2 में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो साफ सी बात है कि जो गॉस सीडल है वो जैकोबी से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है उसको तुरंत ही इस्तेमाल कर लिया गया है। और इससे आगे जो गॉस सीडल का भी अपग्रेड वर्जन आएगा उसमें और भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी अपन ने क्या सीखा है कि x2 का मान निकालने के लिए हम x1 का जस्ट उपयोग कर लेंगे, साफ सी बात है। उसी प्रकार x3 का निकालने के लिए हम देखो x1 और x2 का उपयोग कर लिया है। उसी प्रकार देखो xn का 1 यानी कि xn का प्रथम सन्निकटन निकालने के लिए हमने जो ऊपर वैल्यू निकाल ली है, यानी कि n से ऊपर की जो n-1 की सारी वैल्यूज हैं उनको निकाल लिया है, ठीक है। तो उनको हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो साफ सी बात है आपके प्रथम सन्निकटन यहाँ पे अल्टीमेट तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्टीमेट तरीके से 4 नंबर का सवाल आएगा, 4 नंबर का, और फ्री फोकट के नंबर मिलेंगे, फ्री फोकट के। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो प्रथम सन्निकटन आपके समझ में आ गया होगा, तो हमारे पास में जो द्वितीय सन्निकटन है और तृतीय सन्निकटन है वो आपको आराम से समझ में आएगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत वहां पे नहीं होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अपन निकालते हैं द्वितीय सन्निकटन। अब देखो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे x1 x2 x3 की लिख दी है, क्योंकि अपन को द्वितीय सन्निकटन निकालने के लिए भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे समझने में बहुत ही आसानी रहने वाली है, ठीक है। अब देखो द्वितीय सन्निकटन कैसे निकालेंगे, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे द्वितीय सन्निकटन अपन को निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, देखो अपन कैसे निकालते हैं सभी बोलेंगे। यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x1 का सेकंड यानी कि द्वितीय सन्निकटन। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे फटाफट देखो मान देखो, यहाँ पे 1 में क्या है, एक बार सीख जाओगे तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। 1 में a11 सही है, b1 यहाँ पे माइनस का देखो। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये करना है कि देखो a12 है, ठीक है, a12 है, डॉट में कितना है हमारे पास x2 है, तो x2 हमारे पास में है ना, x2 हमारे पास है, और आपको पता है कि हमने यहाँ पे प्रथम सन्निकटन निकाल लिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे, बिल्कुल सही है, फर्स्ट लिख देंगे। और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा a13 x3, और यहाँ पे x3 की पावर भी कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे डॉट 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 हमारे पास में a1n डॉट में xn और 1, ये निकल गया हमारे पास में x1 की पावर में 2। अब यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वो यहाँ पे करते हैं, देखो x2 की पावर 2, पावर 2 की नहीं कहेंगे, x2 का 2 यानी कि द्वितीय सन्निकटन। तो x2 का 2 है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं 1 अपन क्या आएगा, a22 है। अब यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे बहुत ही ज़्यादा, कैसे, अब यहाँ पे देखो ये लिख देंगे b2 माइनस का a21। अब यहाँ पे x1 की ये जो पावर है x1 कितना लिखें, यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। देखो यार मैं इतना आपको बता रहा हूँ ना, इतना आपको कोई नहीं बताएगा इतनी शानदार तरीके से। अब यहाँ पे कोई टीचर होगा आपको तुरंत बता देगा छोटा मोटा, लेकिन मैं इतना इंडिकेट कर रहा हूँ आपको कि आपके माइंड में एक इमेज बने कि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, आपके दिमाग के लिए को हाँ भाई सर ने बताया था कि यहाँ पे गलती होगी, वो क्या होगी वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं वो यहाँ पे वही करते हैं कि x1 की पावर 1 लगा देते हैं। लेकिन आप याद करो आप पढ़ रहे हो गॉस सीडल विधि, और गॉस सीडल विधि के अंतर्गत आप पढ़ रहे हो, तो आप यहाँ पे देखो कि हमने x1 निकाल लिया है, तो अब यहाँ पे x1 निकाल लिया है, तो यहाँ पे जो x1 है वो पावर में 2 आएगा। और हमने अभी तक देखो ना अभी तक x2 निकाल रहे हैं, तो जो बाकी x3 है x4 आगे की जो टर्म्स हैं उनकी जो पावर रहेगी हमारे पास में वो कितनी रहेगी,
वो हमारे पास में 1 ही रहेगी। अब आ गया होगा मेरे साथ समझ में, अब अल्टीमेट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। x3 की पावर 2 निकालेंगे तो 1 में देखो a33, ठीक है, और यहाँ पे b3 माइनस का हमारे पास में a31 और x1 की पावर में 2 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का यहाँ पे a32 और x2 की पावर भी हमारे पास 2 आएगी क्योंकि हमने निकाल लिया है, और x3 निकाल रहे हैं और आगे चलेंगे तो हमारे पास में a3n और यहाँ पे xn की पावर अभी तक एक ही रहेगी। आगे चलते हैं इसी प्रकार, डॉट डॉट लगा देंगे, डॉट डॉट लगा दिया और अब यहाँ पे करेंगे, देखो अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये निकाल लिए पूरा और हम निकालेंगे अब xn का 2 निकालेंगे तो 1 में a ठीक है, bn माइनस का देखो a डॉट में x1 की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जो x1 की पावर आएगी ना वो 2 ही आएगी, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे तो। और यहाँ पे कितना आएगा n2 आएगा, n2 और मल्टीप्लाई में x2 की पावर में 2 आएगा, डॉट डॉट वही बात है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं कई बार, यहाँ पे कई बार बच्चे गलती कर देते हैं तो उसको आपको नहीं करनी है, यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल, क्या लिखना है बताओ, a(n)(-1), ठीक है, और डॉट में हमारे पास में x और n-1 की पावर कितनी है, 2 होगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखो हमने द्वितीय सन्निकटन निकाल दिया है, अब इसी प्रकार आप तीसरा निकाल दो, चौथा निकाल दो, पांचवा निकाल दो, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा तो क्वेश्चन के हिसाब से आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे 3 निकालोगे तो x1 का 3 निकालोगे ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे b1 शुरू में तो सब में 2 लिखोगे, 2 ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे x3 2 निकालोगे तो यहाँ पे x1 की जगह पर यहाँ पे 3 ही लिख देंगे। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे जो टर्म्स जहाँ पे आप गलती करोगे उसको मैंने इंडिकेट कर दिया है, देखो यहाँ पे गलती कर सकते हो आप और एक यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ पे कहीं पे नहीं करोगे आप। और एग्जामिनर है वो कहीं पे भी ध्यान नहीं देगा, यहाँ पे कहीं पे भी आप अगर यहाँ पे गलती से कुछ भी लिख दोगे ना, जैसे आपने जल्दी जल्दी में यहाँ पे x4 लिख दिया है, कुछ लिख दिया, तो उसको नहीं देखेगा, वो यहाँ पे देखेगा या तो, और एक यहाँ पे देखेगा, बस, उसके अलावा कहीं पे भी गलती नहीं करेगा, मतलब वो चेक भी नहीं करेगा कि यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, ये टर्म्स देखेगा, ये टर्म्स देखेगा बस, और कुछ नहीं देखेगा आपका, बस। अब यहाँ पे सिंपल क्या कर देते हैं अपन, अब देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, मेथड पढ़ रहे हैं, तो मेथड के अंतर्गत अपना जो n टर्म निकालते हैं अपन, उसको निकालना जरूरी होता है, क्योंकि जो n टर्म अपन बनाते हैं ना, उस n टर्म्स के हिसाब से आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड बना सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, थर्ड में लिखेंगे n सन्निकटन मान बनाते हैं, ठीक है, तो n सन्निकटन मान। अभी देखो ये क्वेश्चन में नहीं बनाना आपको, अब कई बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से भोले होते हैं, भोले का मतलब क्या है कि वो थोड़ा समझ नहीं पाते क्वेश्चंस को। तो ये जो n टर्म है हमारा, जो n सन्निकटन मान है, n जो सन्निकटन मान है, ये अपन को क्वेश्चन में नहीं निकालना है। अरे ये तो क्या अपन मेथड पढ़ रहे हैं, विधि पढ़ रहे हैं ना, तो विधि के अंतर्गत आपको पता है कि हम एक तरीके से देखा जाए तो एक व्यापक फॉर्म निकालते हैं अपन, व्यापक रूप निकालते हैं किसी भी डेरिवेशन या किसी भी अपन जो फिजिक्स में देख लो आप, ठीक है, तो वहाँ पे जब अपन डेरिवेशन खत्म करते हैं तो लास्ट में निकालते हैं ना समीशन करके, तो वो एक तरीके से पूरे के लिए होता है। उसी प्रकार अपन n टर्म निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस n टर्म से आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आराम से बना सकते हो, ठीक है, तो वो टर्म्स निकाल रहे हैं अपन। तो n टर्म कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे x1 है, x1 का n अपन को सन्निकटन मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इज इक्वल टू में हमारे 1 में a11, ठीक है, और यहाँ पे b1 माइनस का a12 और x2। अब यहाँ पे पावर में क्या आएगी, मतलब यहाँ पे जो पावर में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n-1 लिखेंगे, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, अब अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे n, अब यहाँ पे n सन्निकटन निकाल रहे हैं, तो अभी तक हमारे पास में जो पीछे n-1 है वो अपन निकाल चुके होंगे, तो n-1 ही तो निकालेगा, तो यहाँ पे माइनस का a13 और यहाँ पे x3 की पावर हमारे पास में n-1 है, डॉट डॉट अपन बात करते हैं तो a1n है, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं भाई, आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे 1n आएगा, इसको भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं इस प्रकार, तो यहाँ पे 1n आएगा, और यहाँ पे अपन बात करते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई में xn की पावर भी कितनी आएगी, n-1 ही आएगी, इस प्रकार ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसी प्रकार अपन यहाँ पे x2 की पावर n निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 में a22 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा हमारे पास में देखो b1 माइनस का a21 आएगा, और यहाँ पे x
1 आएगा और यहाँ पे फिर पावर में क्या आएगी, यहाँ पे पावर में आ जाएगी, देखो x1 अपन ने निकाल लिया है और गॉस सीडल अपन पढ़ रहे हैं, स्टार लगा दो यहाँ पे, गॉस सीडल अपन पढ़ रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे गलती ना करें इसलिए अपन स्टार बना देते हैं इस टर्म्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप x1 की पावर में लिखोगे n लिखोगे, और बाकी सब की पावर में अभी तक यहाँ पे n-1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, x2 आएगा यहाँ पे, है ना, x3 आएगा क्योंकि 2 हमने यहाँ पे अपोन में कर दिया है, ठीक है, x2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा n-1। अब बाकी सभी टर्म्स के ऊपर n-1 ही पावर में आएगी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो x3 का n वां सन्निकटन निकालोगे तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, a33, और यहाँ पे अपन बात करते हैं अंदर b3 माइनस का, देखो a31 डॉट में x1 यहाँ पे निकाल लिया है तो पावर में n लगा दो, माइनस का a हमारे पास में 32, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, यहाँ पे भी पावर में हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास में यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा x2 की पावर में कितना आएगा, n आएगा, प्लस में डॉट डॉट और 1 अपॉन में a n डॉट में x n है हमारे पास में, और n-1 ही आएगा यहाँ पे, तो अभी तक यहाँ पे तो n-1 ही आएगा। अब आगे चलेंगे इसी प्रकार हमारे पास में x n का n वां सन्निकटन मान निकालेंगे तो 1 अपॉन में a n, ठीक है, ब्रैकेट में कितना आएगा bn, माइनस का ये आएगा a n1 और x1 की पावर कितना आएगी, n आएगी, ठीक है। उसी प्रकार माइनस करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा a n2 और x2 की पावर भी कितना आएगी, n ही आएगी, और यहाँ पे अपन डॉट डॉट निकालते हैं आगे करके, तो यहाँ पे जो लास्ट में लिखते हैं वो कितना आएगा, a n-1 और x n-1 की पावर n। तो ये कहानी है इस पूरे गॉस सीडल मेथड की। तो मेरे हिसाब से आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया बच्चों हमारा जो n-वां सन्निकटन मान का जो फॉर्मूला है वो बन चुका है। अब इस फॉर्मूले के माध्यम से, अब आप यहाँ पे इस फॉर्मूले के माध्यम से अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा तो देखो यहाँ पे n का मान 1 रखो। यदि अपन को प्रथम सन्निकटन मान निकालना है तो यहाँ पे x का जो n का जो मान है 1 रख दो। अब आप देख लो सारी वैल्यू आएगी हमारे पास में, देखो चेक करो एक बार, देखो x1 का पावर हमने यहाँ पे x1 का जो फर्स्ट x1 का प्रथम सन्निकटन निकाला था वो कैसे निकाला था, देखो x का मान n का मान 1 रखोगे तो देखो n-1 सारे टर्म 0 बन जाएंगे, यानी कि b1 अपॉन में a1 आएगा। तो साफ सी बात है x1 का जो 1 निकलेगा वो b1 अपॉन में a11 से ही निकलेगा, बिल्कुल सही है, ऐसे ही निकला था। उसी प्रकार अपन x2 का 1 ज्ञात करें तो कैसे निकला था, बात करो तो 1 अपॉन में a22 b1 माइनस का, देखो यहाँ पे 1 रखना है तो माइनस का a21 x1, बिल्कुल सही है, सभी बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताओ इस मेथड के अंतर्गत, इस मेथड में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। अब अगली क्लास में आप तभी आओगे जब आपके पास में कैलकुलेटर होगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे और आपको कैलकुलेटर को चलाना सिखाएंगे, ठीक है। और मैं पहले बोल रहा हूँ वो दूध दही वाला जो कैलकुलेटर होता है, भाई दूध दही का जो कैलकुलेशन करते हैं ना अपन डेयरी पे या फिर दुकान पे, वो नहीं लेके आना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको लेके आना है साइंटिफिक कैलकुलेटर। आपको 300 या 400 की रेंज में मिल जाएगा आपको स्टेशनरी की दुकान पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपकी क्लास ख़त्म होती है आज की, और आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, यानी कि अपन जो मेथड चल रहा था इस मेथड को हमने कंप्लीट किया है। और कल के लेक्चर में अपन यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना सिखाएंगे, थोड़ा बहुत किस प्रकार करते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कैलकुलेटर का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो और कमेंट में लिखना ज़रूर, देखो प्रत्येक लेक्चर को लेने के बाद में यदि आपको लेक्चर में सब कुछ समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर मज़ा आ गया, समझ में आ गया, कि या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो फिर लिखो कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, इसको थोड़ा बहुत आप बताओ। तो फिर उसको अपन किसी भी माध्यम से, जो भी माध्यम होगा, टेलीग्राम होगा, व्हाट्सअप होगा, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या फिर डायरेक्ट कॉल के माध्यम से भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ये अपनी गारंटी है, ठीक है, ये अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। वैसे तो वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा होगा ध्यान से
तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी वीडियो लेक्चर के अंतर्गत, किसी भी वीडियो लेक्चर के अंदर। तो कमेंट देखो बहुत ही कम आते हैं, बच्चे कमेंट करते नहीं है कि सर अच्छी लगा या नहीं लगा, तो फिर यहाँ पे यार देखो मनोबल नहीं बढ़ता। तो मनोबल बढ़ाने के लिए आपको कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, कैसा भी आपकी जो इच्छा करे वैसा बता देना, ठीक है, लेकिन लिखना ज़रूर, ठीक है।